नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके पूर्व के दो वीडियो जो भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसमें मैंने भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की है और उसमें बताया है कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, उनकी चर्चा मैंने की है। आज का टॉपिक है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आइए समझते हैं कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति भारत के मानचित्र में कहाँ है। तो देखिएगा, यह भारत का मैप है जिसके अंतर्गत दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति एक अनियमित त्रिभुजाकार आकार में देख रहे हैं कि इसकी आकृति जो है अनियमित त्रिभुजाकार के रूप में है। अनियमित इसलिए कि यह जगह जगह टूटी फूटी हुई है। ठीक है, तो यह है भारत के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति। तो ये पूरा भाग जो है वह दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे इस मैप में कि यह जो दक्षिण भारत का जो ये शेप है, 3 ओर से यह जल से घिरा हुआ है। एक ओर बे ऑफ बंगाल का भाग है, दूसरी ओर इंडियन ओशन का भाग है, मतलब नीचे की ओर, और पश्चिम की ओर अरेबियन सागर का भाग है। तो हम जानते हैं कि वह भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और चूंकि यह पूरा भाग पठारी प्रदेश है, इसलिए इसका नाम पड़ा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उल्लेखनीय है कि यह पठारी प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। हम जानते हैं कि भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के मतलब भारत के भौतिक प्रदेश के पार्ट 1 में की है और बताया है कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 है इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और नंबर 4 है तट रेखा और द्वीप समूह। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वह है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जिसका क्षेत्र में इसकी स्थिति है। तो स्पष्ट है कि लगभग 50% भाग पर, भारत के कुल भाग के 50% भाग पर इसका विस्तार है। क्लियर है? अब जहां तक हम समझते हैं कि इसकी चौहद्दी क्या है। चौहद्दी मतलब कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर का भाग जो है, उत्तर पश्चिमी का भाग है, यह अरावली पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग जो है वह अरावली पर्वतमाला के रूप में है, जिसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक यह अरावली पर्वत की स्थिति है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह अरावली पर्वत है उत्तर पश्चिम में। इसके बाद यहाँ पर से यह विंध्याचल पर्वत की स्थिति है। विंध्याचल जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में यह जाना जा रहा है। तो इस तरीके से यह उत्तर में विंध्याचल, कैमूर और राजमहल की पहाड़ी के रूप में है। पश्चिम में इसका विस्तार जो है वह यह पर्वत के रूप में फैला हुआ है, जिसको नाम दिया गया है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, और पूर्व में टूटे फूटे श्रृंखला के रूप में पूर्वी घाट पर्वत की स्थिति है। इसके टूटे फूटे होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र का ढाल जो है यह इस तरीके से है, मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस पठारी प्रदेश की ढाल है, जिसके कारण इस क्षेत्र से जो नदियां बह रही है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और इन नदियों के द्वारा पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट छाट कर दिया गया है। इसलिए पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट जो है यह नियमित पर्वत, मतलब नियमित रूप से नहीं है, बीच बीच में कटे फटे हैं। अब महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि यह पूरा प्रदेश पठारी प्रदेश है। ये पूरा एरिया पठारी प्रदेश है, जिसमें कई पठार हैं, लेकिन ये पठार जो हैं वे विभिन्न पर्वतों की उपस्थिति के कारण कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गए हैं। और इसी कारण इस प्रदेश को क्या कहा गया, पठारों का पठार, अर्थात भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके मध्य में विभिन्न पर्वतों की स्थिति है जो इन पठारों को सीमांकित करते, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। इसके बाद इसके पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर में
यह पर्वत की स्थिति है जिसको हम लोग विंध्याचल के नाम से जानते हैं। विंध्याचल के दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। यह नदी बह रही है। इस नदी के दक्षिण पुनः एक पर्वत है जो एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो ध्यान देंगे नंबर वन पर, एक नंबर का जो यह पर्वत है यह है अरावली पर्वत। दूसरा यह है विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे नर्मदा नदी है जो एक भ्रंश घाटी में बह रही है और भ्रंश घाटी में बहते हुए यह पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद यह सतपुड़ा पर्वत की स्थिति है 3 नंबर। यह सतपुड़ा पर्वत है जो इस तरीके से फैला हुआ और इसके दक्षिण में पुनः एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ पर 2 और ये 3 सतपुड़ा। चौथा जो पर्वत है प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिम की सीमा को निर्धारित कर रहा है यह है पश्चिमी घाट पर्वत और 5वां है पूर्वी घाट पर्वत। इन 5 प्रमुख पर्वतों के अलावे इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पठार भी हैं जिनमें आप बोल सकते हैं कि राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड के उत्तर पूर्व में है, इसके अलावे दालमा की पहाड़ी जो दक्षिण पश्चिम में है, कोल्हान की पहाड़ी जो दक्षिण में है, गिर की पहाड़ी जो गुजरात में है, अजंता की पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है और हरिश्चंद्र की पहाड़ी जो अजंता की पहाड़ी के दक्षिण में है अर्थात महाराष्ट्र में। तो इन 5 प्रमुख पर्वतों के अलावे कई छोटे छोटे पहाड़ी भी हैं जिनका वर्णन जिनके बारे में मैंने अभी बताया। अब हम समझते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं अरावली पर्वत के बारे में। यस, अरावली पर्वत जो है वह विश्व के सबसे पुराने पर्वतों के रूप में जाना जाता है। विश्व में जितने भी पर्वत हैं उसमें सबसे पुराना जो पर्वत है उसे अरावली के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। स्पष्ट है कि यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इतनी लंबी अवधि के कारण इस पर जो अपक्षय और अपरदन की क्रिया हुई है जिसके कारण यह अब अनाच्छादित हो गया और अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो अरावली पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा पर्वत है तो उसमें 2 ऑप्शन अगर आपको नजर आएंगे, या तो प्राचीन वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो इन दोनों में जो ऑप्शन रहेगा आप उसको करेंगे। क्लियर है? अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है अरावली पर्वत के बारे में कि यह पर्वत जो है यह उत्तर पश्चिम से, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर गुजरात तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर इस पर्वत की स्थिति यह होती पूर्व पश्चिम होती तो यह अरेबियन सी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक लेती और इस थार के रेगिस्तान का विकास नहीं होता। लेकिन इस पर्वत की स्थिति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है जो भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि अरब सागर से जाने वाली मानसूनी हवाओं को यह रोक नहीं पाती जिसके कारण यह क्षेत्र सूखा हो जाता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जलवाष्प भरी हवाओं को यह आगे नहीं बढ़ने देती जिसके कारण राजस्थान का भाग जो है दोनों मानसूनी पवन में से किसी से वर्षा प्राप्त नहीं करता और यहाँ पर डेजर्ट का विकास हुआ है। क्लियर है? इस पर्वत की उपस्थिति के बारे में कहेंगे कि यह पर्वत दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक लगभग 700-800 किलोमीटर की लंबाई में है और इसका मुख्य विस्तार जो है वह राजस्थान में है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इस पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इस पहाड़ी को जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जरगा की पहाड़ी और दिल्ली में दिल्ली रिच यानी दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जबकि अगर हम बात करें इसकी अलवर में तो अलवर में अरावली पर्वत को हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि जरगा की पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? अरावली का, जिसे उदयपुर में जरगा के नाम से, दिल्ली में दिल्ली कटक और अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जा रहा है। इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है यह राजस्थान में है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। इसी पर्वत के क्षेत्र में जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जिसका नाम है माउंट
आबू। और उल्लेखनीय है कि माउंट आबू जो है एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में है और जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसी माउंट आबू के क्षेत्र में ब्रह्म कुमारियों ने खाना बनाने के लिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की है। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ी पर अर्थात तिरुपति में विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की गई है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी स्थापित की गई है अरावली में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट इसका ये निकला। अब आप ध्यान देंगे कि इस पर्वत में दो प्रमुख दर्रे हैं। दो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो दो प्रमुख दर्रों में ध्यान देंगे, दर्रों में सबसे पहला है पिपली घाट और दूसरा है गोरान घाट। पिपली घाट और दूसरा है गोरान घाट। इनमें से गोरान घाट बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु शिखर को आबू पर्वत से, ध्यान दीजिएगा, अरावली में दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक गुरु शिखर जो सबसे ऊंचा है और दूसरा माउंट आबू। तो गुरु शिखर को आबू पर्वत से जो दर्रा अलग करता है वही है गोरान घाट। क्लियर है? और यह पर्वत जो है एक महत्वपूर्ण जल विभाजक वाटर शेड के रूप में भी भारत का है, क्योंकि यह जो है इसके इधर से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है बनास नदी, और इसके इधर जो नदी निकलती है उसका नाम है माही नदी। तो बनास नदी जो जा रही है उसके पश्चिम की ओर से माही नदी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो एक महत्वपूर्ण वाटर शेड मैनेजमेंट के रूप में भी अरावली पर्वत की स्थिति है। हम समझ गए अरावली पर्वत एक महत्वपूर्ण पर्वत है प्रायद्वीप पठार का, जो इसके उत्तर पश्चिम में है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो हम समझेंगे, यह है विंध्याचल। ध्यान देंगे, यह है विंध्याचल की स्थिति। 2 नंबर विंध्याचल, यह पर्वत है विंध्याचल पर्वत। देख रहे हैं कि इस पर्वत का विस्तार भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो विंध्याचल जो है प्राचीनतम पर्वतदार चट्टानों से निर्मित है और नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान दिएगा, नदी कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर यह 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितनी लंबाई में है? 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और यह क्षेत्र जो है विंध्याचल का, वह लाल बलुआ पत्थरों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वह 700 से 1200 मीटर है। सर्वोच्च चोटी विंध्याचल की कौन सी है? सद्भावना शिखर। तो आइए हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत की स्थिति क्या है। विंध्याचल पर्वत मानचित्र में तो हम इसको यहां देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर है। हम इसको यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि इस पर्वत की स्थिति क्या है। तो यह है विंध्याचल पर्वत की स्थिति। विंध्याचल पर्वत, भांडेर, कैमूर, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक मैकाल श्रेणी है, यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सोन नदी। क्लियर है? इसके नीचे नर्मदा नदी बह रही है, यह नर्मदा नदी है, नर्मदा। यह विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल। यह भांडेर, यह भांडेर है, यह कैमूर है, यह सोन नदी है, सोन रिवर, जिसका बहाव इधर है, इधर की ओर निकल रही है, गंगा नदी में जा रही है। क्लियर है? और यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। क्लियर है? इसके नीचे पुनः एक पर्वत की स्थिति है जिसको हम लोग जानते हैं सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो पश्चिम से पूर्व की ओर है वह निम्न रूपेण है। यह है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। यह है महादेव पर्वत की स्थिति, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। और यह है मैकाल श्रेणी, इसी का भाग है मैकाल श्रेणी, जिससे सोन नदी उत्तर की ओर, मैकाल श्रेणी। यहां से नर्मदा नदी निकल रही है यह, और दक्षिण की ओर इस तरीके से महानदी निकल रही है। तो यह 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र है मैकाल। तो ये सतपुड़ा पर्वत की स्थिति है। इसके नीचे पुनः एक नदी बह रही है,
यह है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकलती है, ताप्ती नदी। अब आप देखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत के रूप में है। हम जानते हैं कि सतपुड़ा कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर में नर्मदा नदी और नीचे में ताप्ती नदी, दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। इसका मतलब क्या है कि इस पर्वत के दोनों क्षेत्र जो है वह नीचे धंसे हैं और यह बीच का भाग स्थिर है। तो ऐसे भूखंड को ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना जाता है। और यह ब्लॉक माउंटेन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी या महादेव पर्वत, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब हम आते हैं पुनः इस विंध्याचल में कि विंध्याचल पर्वत, यह पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अर्थात विंध्याचल के उत्तर के भारत को उत्तर भारत और विंध्याचल के दक्षिण के भारत को दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता है। यह विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत की नदी को दक्षिण भारत की नदी से भी अलग करता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण वाटर शेड भी है, जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। और इस विंध्याचल को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यह विंध्याचल पर्वत की महत्वपूर्ण स्थिति बताए। तीसरा जो पर्वत है वह है सतपुड़ा पर्वत। यह पर्वत जिसको हम यहाँ पर दिखाए हैं, सतपुड़ा पर्वत, यह भी विंध्याचल के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। क्लियर है? और पश्चिम से पूर्व की ओर जब फैला हुआ है तो इसको किन नामों से जाना जाता है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः चले तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में यह जाना जा रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है और यह कहां पर है? महादेव पर्वत पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि धूपगढ़ किस श्रेणी का भाग है तो आप बताएंगे यह महादेव पर्वत पर है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है, महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, जो मैकाल श्रेणी में है। अमरकंटक, और यहीं से हम जान रहे हैं कि नर्मदा और सोन और महानदी का उद्गम होता है, यह तीन प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। सतपुड़ा पर्वत जो है एक महत्वपूर्ण पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह कैसा पर्वत है तो आप बताएंगे यह एक ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। क्लियर है? और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक। सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी श्रेणी का नाम राजपीपला की पहाड़ी। तो यह महत्वपूर्ण है सतपुड़ा पर्वत। अब हम आ जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का जो चौथा महत्वपूर्ण पर्वत है, इसे नाम दिया गया है पश्चिमी घाट पर्वत। क्लियर है? तो पश्चिमी घाट पर्वत पर हम लोग आते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पर्वत को वास्तविक पर्वत नहीं माना जाता, मतलब यह वास्तव में पर्वत है ही नहीं, तो क्या है? इसको माना जाता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत का अपर्दित भ्रंश कगार है, टूटा हुआ भ्रंश कगार है। तो कैसे देखिएगा कि यह पर्वत जो है इसका निर्माण, यह एक तरफ से मंद ढाल वाला और पश्चिम की ओर तीव्र ढाल वाला है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब अफ्रीका भारत से टूटकर अलग हुआ तो यह क्षेत्र तीव्र ढाल वाला हो गया और इधर का भाग मंद ढाल वाला। तो इधर से देखने में या पश्चिम की तरफ से अगर हम देखते हैं तो यह पर्वत के रूप में नजर आता है, जबकि हम पूरब से देखते हैं तो यह धीमी ऊंचाई वाला एक क्षेत्र है। इसलिए इसको वास्तविक पर्वत न मानकर एक भ्रंश कगार भूगोलविद्ता मानते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इस पर्वत का विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इस पर्वत को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर के पर्वत को, अर्थात 16 डिग्री के उत्तर के पर्वत को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा गया? उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिण के भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा गया। क्लियर है? अब महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की है, उसका नाम है कुद्रेमुख, जो कर्नाटक में है। क्या नाम है? कुद्रेमुख। यह सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख की।
यह उत्तरी सह्याद्री में है। यहां पर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की स्थिति, कुद्रेमुख। और दक्षिण सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसुबाई। क्या नाम है? कालसुबाई। तो दो महत्वपूर्ण श्रेणियां पश्चिमी घाट की, कौन कौन? कुद्रेमुख और कालसुबाई। यह कहां पर है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। और इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण दर्रों का भी विकास हुआ है। कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं? तो यहां पर यह मिलान करने के लिए देता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 4 महत्वपूर्ण दर्रे पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के 4 महत्वपूर्ण पासेज, जिसको हम बोलते हैं दर्रा, दर्रा। नंबर वन थाल घाट, थाल घाट जो मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट। दूसरा है भोर घाट, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नंबर 3 पाल घाट, पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर से जोड़ता है। और नंबर 4 है सेनकुट्टा, सेनकुट्टा दर्रा जो त्रिवेंद्रम को, केरल का त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम को मदुरई, तमिलनाडु में मदुरई, मदुरई से जोड़ता है। ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। थाल घाट की स्थिति यहां है, यह है नंबर 1 थाल घाट। इसके नीचे है भोर घाट 2 नंबर, इसके नीचे है यह है भाग, यह है 3 नंबर और यह है 4 नंबर सेनकोट्टा। ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं इस पर्वतमाला के क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे वास्तविक पर्वत के रूप में नहीं माना जाता। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कि इस पर्वत के प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में जो पर्वत की स्थिति है उसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट यह 5वां पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत का, यह है पूर्वी घाट। महत्वपूर्ण क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह यह कंटिन्यूअस पर्वत नहीं है, बल्कि जगह जगह यह ब्रेकेज है, जिसका कारण हम पूर्व में बताए थे कि नदियों की प्रवाह प्रणाली। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल जो है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है? और इसके क्रम में नदियों के द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत को जगह जगह यत्र तत्र काटछाट कर दिया गया है। क्लियर है? अब यह पर्वत जो है वास्तविक रूप में पर्वत के रूप में, ऐसे तो यह छोटा पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई है मात्र 1300 मीटर। क्लियर है? औसत ऊंचाई इसकी मात्र 1300 मीटर है और औसत ऊंचाई मात्र 1300 और इसकी लंबाई भी 1300 किलोमीटर के आसपास में है। क्लियर है? तो यह छोटा पर्वत है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, जिसका कारण है काट छांट की क्रिया। इसी कारण इस पर्वत को मुख्य रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में वास्तविक रूप में देखा जाता है। इसकी तमिलनाडु के क्षेत्र में इसकी स्थिति को वास्तविक रूप में देखा जा रहा है पर्वत के क्षेत्र में, जहां पर यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मानी जाती है। और तमिलनाडु के क्षेत्र में 5 पहाड़ियों का विकास हुआ है, जिनमें जावदी है, जिंगी है, कोलाईमलाई है, सेवराय है और नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ये 5 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, उसमें नीलगिरी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी की उत्पत्ति होती है। इसको हम मैप में इस तरीके से देख सकते हैं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है, यह पश्चिमी घाट पर्वत है, यहां से पूर्वी घाट की स्थिति है और यहां पर ये दोनों पर्वत मिल गए, तो यहीं पर है नीलगिरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है, तो आप बताएंगे नीलगिरी का नाम, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेटा 2635 मीटर। दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेटा, जो नीलगिरी में। तो यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी है। इसके पुनः जब हम आगे चलेंगे तो पश्चिमी घाट आगे बढ़ी है और यहां पर है अन्नामलाई की श्रेणी, और अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नामुदी, अन्नामुदी, जो
पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार नीलगिरी के दक्षिण में। अब यहां आप देखेंगे कि यह तो नीलगिरी हो गया, ठीक है। यहां से एक उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी निकली है, जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी, पालनी हिल, पालनी की पहाड़ी, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है कोडाई कैनाल। आप लोग कोडाई कैनाल का नाम सुने होंगे, यह पालनी की पहाड़ी में ही स्थित है, कोडाई कैनाल। और यह इसका विस्तार कहां से हुआ है? अन्नामलाई श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर। तो यह है कोडाई कैनाल। पुनः जब हम आगे बढ़ेंगे अन्नामलाई से, तो यहां दक्षिण में एक और पहाड़ी है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। केरल में इसका विस्तार है और इसे नाम दिया गया है इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम हिल। क्या नाम दिया गया है? इलायची की पहाड़ी। और इसे माना जाता है कि यह भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एकल पहाड़ी के रूप में, एकल मतलब सिंगल, जिसका कनेक्शन इससे नहीं है, तो एकल पहाड़ी के रूप में अगर सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है, तो यहां पर है, यह है नागरहोल की पहाड़ी, नागरहोल की पहाड़ी, जो कन्याकुमारी के क्षेत्र में है। और यह वह पहाड़ी है जिसकी एक ओर पूर्वी तटरेखा और दूसरी ओर पश्चिमी तटरेखा है। इसके इधर पूर्वी तटरेखा अर्थात बंगाल की खाड़ी की तटीय रेखा, और इसके इधर पश्चिमी तटरेखा मतलब अरब सागर की तटरेखा। तो अगर हम देखें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अर्थात नीलगिरी के दक्षिण, तो क्रमशः पहाड़ियों की श्रृंखला का विकास कैसे हुआ है? सबसे पहले पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिले, उसका नाम है नीलगिरी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा 2635 मीटर। यह ऊटी क्या है? ऊटी में है। नीलगिरी के दक्षिण हम चलेंगे तो एक श्रेणी बनी है जिसका नाम है अन्नामलाई की श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामुदी है। अन्नामलाई से उत्तर पश्चिम पूरब की ओर चलेंगे तो एक श्रेणी है पालनी की पहाड़ी, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है कोडाई कैनाल। पालनी की पहाड़ी से दक्षिण चले तो इलायची की पहाड़ी, जो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। लेकिन एकल पहाड़ी के रूप में भारत की जो दक्षिणतम पहाड़ी है उसका नाम है नागरहोल की पहाड़ी। तो ये महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण पर्वत। इसके अलावे जो अन्य महत्वपूर्ण पर्वत हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, हम पूर्व में बताए थे राजमहल की पहाड़ी, जो झारखंड के क्षेत्र में है, क्लियर है। उसके बाद दालमा की पहाड़ी, यह भी झारखंड का क्षेत्र है। कोल्हान की पहाड़ी, यह भी झारखंड का क्षेत्र है। गिर की पहाड़ी यहाँ है, गिर की पहाड़ी जो गुजरात में है, क्लियर है। इसके अलावे अजंता की पहाड़ी, सतपुड़ा के दक्षिण अजंता की पहाड़ी, और अजंता की पहाड़ी के दक्षिण जो पहाड़ी है उसका नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो यह महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ी या पर्वत, क्लियर है। हम एक बार फिर से आपको समराइज कर दे रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने किन किन पर्वतों की स्थिति देखी। तो सबसे पहला है अरावली पर्वत, इसके बाद यह पर्वत है विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण जो है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के दक्षिण जो पर्वत है उसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण जो नदी है इसका नाम है ताप्ती नदी। तो तीन महत्वपूर्ण माउंटेन यहाँ पर है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। उसके बाद पश्चिमी घाट के समानांतर एक पर्वत है जिसका नाम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के समानांतर एक पर्वत है जिसका नाम पूर्वी घाट। उसके बाद दोनों के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी के दक्षिण अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई से उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी निकली तो पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई से दक्षिण की ओर पड़े तो कार्डेमम हिल अर्थात इलायची की पहाड़ी जो केरल में है, और एकल पहाड़ी के रूप में भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है नागरहोल की पहाड़ी। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगले क्लास में मैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र का अध्ययन करूंगा और एक विस्तृत